कुछ ऐसे स्टेट्स के बारे में बात करूंगा जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। अगर किसी ने भी, कोई चैनल ने भी मेरे से पहले स्टेट्स आपको बोल दिया तो चैनल डिलीट। आप बस बता दो कौन से चैनल ने स्टेट्स मेंशन किया होगा, मैं स्टेट्स पे आता हूं। दूसरा चीज जो हम बात करेंगे वो है हार्दिक पांड्या को एक टाइप का बॉल खेलना नहीं आता, जो बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब कंसर्निंग लग रहा है मुझे इंडियन क्रिकेट को कंसिडर करते हुए भी। उस पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते जहां से टूर्नामेंट शुरू हुआ था। सबने कहा है कि एसआरएच और सीएसके का बॉलिंग यूनिट सबसे खराब है। सीएसके के लिए ये कहा गया कि कौन है बॉलिंग, खलील बॉलिंग करेगा जो मार खाता है बहुत, मुकेश स्टार्क, आपने पथरना को जाने दिया, आपने नेथनलीज आपका इंजर्ड हो चुका है तो आपके लिए डेथ बॉलिंग कौन करेगा। आपने ऑक्शन में जाके जहां पे रवि बिश्नोई था आपने किसको खरीदा, आपने खरीदा है प्रशांत वीर, आपने खरीदा अकील हुसैन। आपके बॉलर्स कौन है, कोई भी फेस में बॉलिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं, टीम खत्म है, सबने कहा था। ठीक है, वो लोग हैं जो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है। कोई भी प्लेयर की स्किल सेट से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ बड़े प्लेयर्स जो है जिनका नाम ऑलरेडी बड़ा है उनका ही पता है, और उनको मतलब वो जो स्टार कल्चर चलता आता है इंडिया में, डोमेस्टिक क्रिकेट से उनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, मैं स्टेट्स पे 2 मिनट आ रहा हूं, बस एक बार आप ये वीडियो देख लो। इसके ऑलरेडी स्क्वाड पे 2 बॉलर है जो अच्छा कर सकता है। एक मैंने पहले भी कहा, अंशुल कंबोज अपने डेथ बॉलिंग पे पिछले 1 साल पे बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने उसको विजय हजारे में देखा, जितना मैंने उसको स्मैट में देखा। और अंशुल कंबोज का एक तो यॉर्कर चलता है, दूसरा वो हार्ड लेंथ का बॉलर, शायद आपको दूसरा बॉलर है इसी स्क्वाड में, रामाकृष्णा घोष। मैंने ये वीडियो 21 मार्च को बनाया था जब नेथन एलिस इंजर्ड हुआ था, और सबने कहा था कि भाई एक वीडियो बना दो कि आपको कौन लगता है कि डेथ पे सीएसके के लिए बॉलिंग करना चाहिए। मेरा 2 ही नाम था, वो था अंशुल कंबोज और रामाकृष्णा घोष। मैंने कहा था बैटमैन जाने दो, मेरा फर्स्ट चॉइस होगा अंशुल कंबोज जिसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया, और मेरा दूसरा चॉइस होगा रामाकृष्णा घोष। और पहली बार कल दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेला है। ठीक है, तो हम डोमेस्टिक पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और जो कंबोज को फॉलो करता है डोमेस्टिक में सबको पता है, पिछले 2 साल से मैं कह रहा हूं कि कंबोज खेलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी स्टेट्स पे आता हूं, जो स्टेट्स मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। कंबोज 2024 से आईपीएल खेल रहे हैं, मुंबई के लिए स्टार्ट किया था, और इस सीजन से पहले 2 सीजन खेले 2024 और 2025, उसमें उसने 31.3 ओवर्स डाला था। ये सीजन छोड़ के पहले 2 साल अंशुल कंबोज ने आईपीएल में 31.3 ओवर्स बॉलिंग किए, उसमें से 26 ओवर उसने सिर्फ पावर प्ले में डाला है। मतलब वो उसको एज ए न्यू बॉल बॉलर ट्रीट किया जाता कि एक न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है, पावर प्ले का अच्छा बॉलर है। 31.3 ओवर्स में से 26 ओवर उसने सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग किया इस सीजन से पहले। बताओ इस सीजन का अभी तक का पूरे आईपीएल मिला के बेस्ट डेथ बॉलर कौन है? इस सीजन में अंशुल कंबोज ने डेथ पे 12.4 ओवर्स बॉलिंग किया है, 10 विकेट लिए, हाईएस्ट है डेथ पे, उससे ज्यादा विकेट किसी ने भी नहीं लिया। स्ट्राइक रेट है 7.6 का, बेस्ट स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट हर 7.5 बॉल पे 1 विकेट। और इकोनॉमी है डेथ पे 8.6 का, जो थर्ड बेस्ट है। भुवनेश्वर कुमार और लुंगी एंगेडी उससे ऊपर है इकोनॉमी के मैटर पे, डेथ पे। थर्ड बेस्ट इकोनॉमी है अंशुल कंबोज का 8.6 डेथ पे। लेकिन डेथ डॉट बॉल परसेंटेज डेथ पे अंशुल कंबोज का हाईएस्ट है, 44.7% डॉट बॉल्स डाला है इस साल डेथ पे अंशुल कंबोज। ऑलमोस्ट 13 ओवर डल चुका है। एक आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच होता है इस सीजन, जहां पे 250 रन बनाया था आरसीबी ने पहले बैटिंग करते। उस मैच पे भी अगर मेरा आप रिव्यू देखोगे, मैंने कहा था अंशुल कंबोज ने डेथ पे बहुत अच्छा बॉलिंग किया। सबने मजाक उड़ाया कि कर्मा वो जो नो बॉल पे टीम डेविड को आउट कर दिया था, सेलिब्रेट किया था, फिर अगले बॉल फुल टॉस पे छक्का खाया था, सबने मजाक उड़ाया था अंशुल कंबोज का। मैंने तब भी कहा था अंशुल कंबोज उस दिन भी डेथ पे बहुत अच्छा बॉलिंग किया। ठीक है, और एक स्टैट्स बोलता हूं, अंशुल कंबोज इस पावर प्ले में 83.3% बॉल्स गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ डाला है। 83.3%, इससे बेटर कंसिस्टेंसी इस लेंथ पे पावर प्ले में कोई भी बॉलर का नहीं है इस साल आईपीएल में। तो आप सोच सकते हो अगर कोई बॉलर न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में 83.3% बॉल वो बैक ऑफ द गुड लेंथ, हार्ड लेंथ और गुड लेंथ पे डाल रहा है, वो कितना कंसिस्टेंट बॉलर है। अंशुल कंबोज बाय स्टैट्स इज द बेस्ट डेथ बॉलर ऑफ आईपीएल 2026। और मैं एसआरएच को भी हमेशा इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं जब भी मैं डेथ बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि एज ए टीम एसआरएच का डेथ बॉलिंग स्टैट्स सबसे बेटर है। 9.17 का इकोनॉमी है उनका डेथ बॉलिंग का। जो 2 टीम का आप मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि कोई बड़े बॉलर्स नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक की शक्ल है, सिर्फ गांव के प्लेयर्स है ना, प्रफुल्ल हिंगे, उनका टर्मल है, सकीब हुसैन, उनका तो अभी तक खेला भी नहीं है। ठीक है, ईशान मलिंगा उतना बड़ा आप मानते नहीं थे उनको, उतना कोई एटीट्यूड किसी में है नहीं। पैट कमिंस अब तक आया नहीं था, और इधर अंशुल कंबोज हो गया, गुरजप्रीत सिंह हो गया, ओवरटन हो गया, तो सबने मजाक उड़ाया इन बॉलिंग यूनिट का। लेकिन ये 2 टीम डेथ बॉलिंग में सबसे बेस्ट है अभी के लिए, सबसे बेस्ट।
बुमराह का मैंने आपको स्टैट्स दिखाया, बुमराह कहीं पे है भी नहीं डेथ बॉलिंग पे अभी के लिए, ठीक है। तो मैं ही कह रहा था थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करिए, मेरा मैसेज रहेगा, और सिलेक्टर्स को भी फॉलो करना चाहिए। दिल से कह रहा हूं, बहुत बार ये चीज़ मैं रिपीट कर चुका हूं, मैं चाहता हूं ये सीजन जब खत्म हो पर्पल कैप विनर अंशुल कंबोज या प्रिंस यादव जीते। मोहसिन खान जीतेगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंशुल और प्रिंस इसलिए तीनों फेज में, पावर प्ले में, मिडिल में और डेथ पे, तीनों फेज में बेहतरीन बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। और एक पेसर मैंने बहुत लंबे टाइम बाद देखा है जो तीनों फेज में इतना अच्छा बॉलिंग कर सकता है, अपने लेंथ को वेरी कर सकते हैं। आप थोड़ा मैच पे आते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पिच पे। अगर आपने चेपक को फॉलो किया है इस सीजन पूरा, जो क्रिकेट स्टार्ट हुआ इस साल जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, चेपक का बैटिंग एवरेज सबसे हाई था इस T20 वर्ल्ड कप में। फ्लैट पिचेस बनाया गया था और IPL स्टार्ट होते भी फ्लैट पिचेस ही था, लेकिन पिछले 2 मैच पे 2-3 कैप्टन ने बहुत ही गलत एसेस किया पिच का। कल भी हार्दिक पांड्या ने ये कहा है कि पहले बैटिंग करना चाहूंगा कि मुझे पिच बेटर लग रहा है। एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने इस पिच पे बैटिंग किया और बहुत अच्छा पिच है। और ऋतुराज गायकवाड ने भी टॉस पे ही कहा है कि मैं भी होता तो मैं भी पहले बैटिंग करता, लेकिन ऐसा नहीं था पिच, ठीक है। जब बीच में CSK की सेकंड बॉलिंग कोच श्रीराम से बात करो तो उन्होंने भी कहा कि वेरिएबल बाउंस है, 190 तक हमें रोक लेना चाहिए, जब कुछ 100 में था शायद 11 ओवर के बाद MI, ठीक है। तो पिच को गलत रीड करे, पता नहीं क्या चल रहा है पिच में। हर कैप्टन, हमारा होम कंडीशन जो ऋतुराज गायकवाड है वही पिच को गलत रीड करे, तो हार्दिक पांड्या कहा इससे रीड कर लेगा। दोनों टीम के प्लेइंग 12 में कुछ शॉकिंग था, कुछ प्रॉब्लमेटिक था। मैंने शुरू से कहा है मुंबई के लिए कि ट्रेंड बॉल का जगह नहीं बनता इस टीम में। चलो, एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया, रेपुटेशन के बेसिस पे खेल रहे, थर्ड मैच, चौथा मैच, मतलब कब आपका मन भरेगा कि ये बॉलर अब बेकार हो चुका है, बहुत बड़ा बॉलर रह चुका है, लेकिन अभी नहीं है। जो हाल निकोलस पुरन का है वही ट्रेंट बोल्ट का है, एज इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग हर जगह जगह खेलता है, और पूरा सीजन खराब किया ट्रेंट बोल्ट का हर जगह। फिर भी आप लगातार दे रहे हो ट्रेंट बोल्ट को, मेरी समझ से बाहर। कितने, मतलब कब तक रेपुटेशन के ऊपर जाओगे आप? टू बैड। सेम गोज फॉर सूर्य कुमार यादव। क्यों है इस टीम में किसी को नहीं पता, लेकिन खेले जा रहे रेपुटेशन के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन मुंबई जाने। CSK थोड़ा बहुत शॉकिंग था। मैं हमेशा कहता हूं मैं सरफराज खान को इस प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूं, और मैंने एक्सप्लेन भी बहुत बार किया क्यों सरफराज को देखना चाहता हूं। उर्विल पटेल खेलता है, उर्विल पटेल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आयुष मात्र को रिप्लेस करे, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चेंज अकील हुसैन की जगह प्रशांत वीर, वो बहुत ही शॉकिंग चेंज था। मैं उस पर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों उर्विल और आयुष पे एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अकील और प्रशांत का। उस पर एक बात करता हूँ। रामाकृष्ण घोष आया था जो मेरे लिए अच्छा चेंज था। मैं तो चाहता था कि पहले ही मैच से रामाकृष्ण घोष खेले चेन्नई के लिए, ठीक है। थोड़ा उर्विल और आयुष की इस बात पे आते हैं, कंपेरिजन में आते हैं। ज़्यादा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। उर्विल नंबर 3 पे आ रहा है, आयुष भी नंबर 3 पे आ रहा था। उर्विल को इसलिए रखा गया अभी टीम पे क्योंकि जो आयुष करता काम, पावर प्ले का फुल पोटेंशियल एडवांटेज लेना, वो उर्विल कर सकता है। लेकिन डिफरेंस है, मैं पहले जो GT वाला मैच था, जो उर्विल का पहला मैच था सीजन, तब भी मैंने कहा था कि उर्विल पटेल इज ए ब्लाइंड स्लोअर। ये बात आपको बुरा लग सकता है। अगर आप कल उर्विल के इनिंग्स देखोगे, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नॉक खेल के गया है, क्योंकि लो स्कोरिंग ग्राउंड पे जहाँ पे वेरिएबल बाउंस है, इतना आसान नहीं है बैटिंग करना। उधर एक तरफा अगर आप पावर प्ले कर दो, फिर मैच आपके लिए आसान हो जाता है। ऋतुराज और कार्तिक बीच में इतना टाइम इसलिए ले पाया क्योंकि उर्विल ने पावर प्ले में बहुत अच्छा काम किया। मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंटेंट उसका हमेशा अच्छा रहता है। प्रॉब्लम यह है ब्लाइंड स्लोगिंग करता है। अगर कल आप उसका इनिंग्स देखोगे, हर 5 बॉल में 1 बॉल कनेक्ट होता है, बाकी 4 बॉल बैट के आसपास नहीं रहता है। अगर आयुष मत्र को आप ऑन द कॉन्ट्री आप उठाओगे, आयुष मत्र अगर 5 बॉल खेलता है, वो 3 उसका कनेक्ट होता है, 2 बॉल पर वो सिंगल लेता है। मैच्योरिटी बेटर है, उसको पता है कहां से पिक करे, टाइमिंग बेटर है। उर्विल के पास पावर बहुत है, इंटेंट बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं इंटेंट खराब है, इसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए, लेकिन थोड़ा अपने बॉल को पिक करना चाहिए। ब्लाइंड स्लोगिंग करने का प्रॉब्लम जो क्या है ना उर्विल पटेल का, मैं कहता हूं आपको, नंबर 3 पे आ रहा है, मतलब 1 विकेट गिरने के बाद उर्विल आ रहा है, और उर्विल जिस हिसाब से बैटिंग करता है, ऐसा लगता है कि 2 विकेट तो पावर प्ले में गिरेगा ही गिरेगा। आयुष करने से लगता नहीं, आयुष लंबा खेल सकता है। ये मुझे एक डिफरेंस आ रहा है। अगर उर्विल थोड़ा सा काम हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा कि नहीं मुझे अपने बॉल पिक करना है, ठीक है, मेरा इंटेंट रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ अंधाधुन लेग साइड पे खींचूंगा नहीं बॉल को, थोड़ा बहुत दिखूंगा डाउन द ग्राउंड भी कैसे खेल सकते हैं, लॉफ्टेड शॉट छोड़ के भी कुछ कर सकता हूं मैं, वो अगर उर्विल करेगा तो सही रहेगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। दूसरा अकिल और प्रशांत, अब ठीक है अकिल एज ए बॉलर बेटर है, प्रशांत एज ए बैट्समैन बेटर है, उसमें कुछ मतलब डाउट है ही नहीं। लेकिन प्रशांत वीर पावर प्ले में आया था और मुझे एक कैप्टनसी में फ्लॉ लगा है। एक बॉलर जो पहली बार IPL में बॉलिंग कर रहे हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उसको अपने पावर प्ले में दिया, और दिया भी किसके सामने? लेफ्टी बैट्समैन रिगल्टन के सामने जो फॉर्म पे है। आपको पता है जडेजा, अक्षर पटेल, इनका हिम्मत नहीं हो रहा है पूरे सीजन में एक लेफ्टी बैट्समैन के सामने पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए। आपने एक बच्चे को, लिटरली एक बच्चे को जो पहली बार IPL में बॉलिंग कर रहा है, उसको अपने रिकल्टन के सामने दे दिया पावर प्ले में, 2 फील्डर जहां पे बाहर है। ये मतलब बहुत ही गट्सी कॉल था। अगर रिकल्टन का विकेट लेता तो प्रशांत वीर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता,
लेकिन फिर 50-50 रहता है ये सब कॉल, ठीक है। अगर मतलब अगर आपको स्पिनर चाहिए था पावर प्ले में तो नूर आपका चॉइस होना चाहिए था 5th ओवर। तो मुझे लगता है ये प्रशांत वीर ने ज़्यादा खराब ओवर नहीं किया है, लेकिन कैप्टनसी में बेटर हो सकता था। प्रशांत वीर का एंट्री पॉइंट पावर प्ले के बाद होना चाहिए था, स्पेशली अगर रिकल्टन था, लेफ्टी बैट्समैन था, तो प्रशांत वीर जो एक नया बॉलर है, पहली बार बॉलिंग कर रहा है, उसको होना नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर भी एज ए बॉलर मैं आकिल हुसैन को प्रेफर करता हूँ, जो उसने पावर प्ले में चेन्नई के लिए किया है शुरू से, वो बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। ये हो गया, और रामाकृष्ण घोष का खेलना था। तो मैंने प्लेइंग 12 का मैंने आपको जस्टिफिकेशन दे दिया, मुझे क्या लगता है। अब आता है मुंबई की बैटिंग पे, ठीक है। अंशुल कंबोज आता है, सीम के साथ बॉल को गुड लेंथ में डाल के बाहर लेके जाता है, ऑफ द पिच, स्विंग नहीं था वो, सीम मूवमेंट था। विल जैक्स, अगर वो बॉल हिलता नहीं, वो एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे खेल रहा था, बैट के मिडल पे लग के चौका हो जाता, छक्का हो जाता, जो भी होता था, क्योंकि बॉल बाहर गया गिर के। जो शॉट एक्स्ट्रा करके ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहा था वो चला गया बैकवर्ड पॉइंट, और रामाकृष्ण घोष का बेहतरीन कैच था। उधर से 2 ओवर मुकेश का भी अच्छा था, अंशुल का भी अच्छा था। फिर 5th ओवर आया प्रशांत का, जहां पे 3 छक्का आया, और पावर प्ले फिर भी मुंबई का अच्छा था, 57 for 1, जहां पे नमंद्र भी अच्छा खेल रहा था। जब MI और KKR CSK के सामने आता है, मैंने हर बार प्रीव्यू में कहा है, नूर का और एक अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि हमें पता है 4-5 बैट्समैन दोनों टीम में है जो चाइनामैन को अच्छा नहीं खेलता। रिकल्टन जो शॉट खेलता है वो लेंथ स्विप के लिए नहीं था, उस शॉट में बहुत ही रिस्क था। जिस लेंथ वो फुल लेंथ का बॉल था नहीं, टॉप एज लगने का बहुत चांसेस था, हालांकि टॉप एज लगा नहीं है, फिर भी सीधा फील्डर के पास गया है बॉल। बेटर शॉट खेल सकता था, बैकफुट पे जाके कुछ भी कर सकता था, या फिर कट भी कर सकता था बैकफुट में ऑफसाइड में, लेकिन वो गलत शॉट खेल गया, ठीक है। उधर नूर ने विकेट लिया। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले मेंशन कर देता हूं, इससे पहले शिवम दुबे एक ईजी कैच मिस करता है, किसका, नमन का। बहुत ही खराब, बहुत ही लेथर्जिक बॉडी लैंग्वेज है शिवम दुबे का। ये मैं पिछले 2024 से बात करूँगा। 2024 में मुझे याद नहीं आ रहा, जो मैच हुआ था CSK वर्सेस RCB चिन्ना स्वामी में, जो क्वालिफायर था, मतलब नॉकआउट मैच था, अगर दोनों में से जो जीतता वो क्वालिफाई कर जाता रन रेट की बेसिस पे, जो भी था, जो मैच CSK हार गया था यश दयाल का, वो विकेट धोनी का। उस मैच पे शिवम दुबे किसी का ईजी कैच छोड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर वो बैट्समैन बहुत अच्छा खेल के गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट 119 जब पाकिस्तान चेस करने आया था, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, उधर भी शिवम दुबे ने एक ईजी कैच छोड़ा। ये सीजन ऑलरेडी 3 ईजी कैच छोड़ चुका है। क्यों एज एन इम्पैक्ट आप शिवम दुबे का यूज़ नहीं करेंगे? दौड़ता बहुत स्लो है, थ्रो में पावर नहीं है, कैच ईजी कैच छोड़ देता है। इनफैक्ट तिलक का कैच ईजी कैच होता, तिलक का कैच के लिए जहाँ पे उसको सामने की तरफ डाइव करना चाहिए, वो पहले साइड वाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं मैं शिवम दुबे के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन फील्डिंग में इस लेवल पे तो इंप्रूवमेंट कर ही लेना चाहिए, ठीक है। सिराज ने क्या इंप्रूवमेंट दिखाया फील्डिंग में, सिराज क्या कैचेस पकड़ता है आजकल। सिराज जब आया था बहुत खराब फील्डर था, ठीक है। कोशिश सब कर रहे हैं, ठीक है। चाहल भी, ठीक है, कैसे छोड़ दिया, लेकिन डाइव बाई मार रहा है आजकल चाहल भी। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए शिवम दुबे से एज ए फील्डर, ठीक है। 2-2 कैच छोड़ देना, हर मैच पे एक कैच छोड़ देना, ये अच्छा नहीं लगता। तो एज एन इम्पैक्ट अगर आप एडजस्ट कर सकते हो बेटर रहेगा, क्योंकि आप चाहते नहीं एक बड़े मैच में शिवम दुबे अच्छे बैट्समैन का कैच छोड़ दे, वो बैट्समैन आपको तोड़ के चला जाए, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, तो शिवम दुबे को बेटर करना पड़ेगा। फिर आते हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स MS धोनी और रोहित शर्मा के साथ खड़े होके खुद को उनके लेवल का मानने वाला सूर्या कुमार यादव क्यों है इस टीम में? मैं पहले से कह रहा हूं, मेरे समझ से बाहर है। बहुत बड़ा बैट्समैन होगा, फॉर्म खराब जा रहा है, थोड़ा ब्रेक दे दो ना। क्या हो गया, क्या हो गया? ब्रेक दे दोगे, रेपुटेशन खराब हो जाएगा क्या? आपको ड्रेसिंग रूम में आके मारेगा वो कि हार्दिक तूने मुझे ड्रॉप क्यों किया? अरे ड्रॉप होना बनता है, सब बड़े बड़े बैट्समैन। सौरव गंगुली बाहर गया इंडियन टीम से यार, सौरव गंगुली बाहर हुआ है, और क्या चाहिए आपको? कितने बड़े बड़े प्लेयर्स टीम से बाहर हो जाता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। सूर्य कुमार यादव का बाहर नहीं करवा IPL से, क्या खेलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। रामाकृष्ण घोष का एक हार्ड लाइन लेवरेज सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे, ठीक है। और फिर वही एक्सप्रेशन ऐसा कि नहीं आज तो मेरा दिन था, 100 में मार देता, मार नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों। फिर वही जो मतलब जेन्युइन जो एक्सप्रेशन था, एक होता ना कि एक जेन्युइन आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो। जैसे कि विराट कोहली का एक सीजन बहुत खराब गया था, कौन सा सीजन था? 2021 वाला सीजन, जहाँ पे बैट पे बॉल लग नहीं रहा था, मतलब 2022 या 2021 वाला सीजन जो बहुत ही खराब फेस था। विराट कोहली वो इंसरेज पे आउट हो जाता, वो हंसता था वो, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं था क्या खराब जा रहा है उसके साथ, ठीक है। वो इंसरेज के चौका में भी सेलिब्रेट करता उस टाइम पे, ऐसा खराब दिन आ गया था, तो उसको समझ में आता ही वॉज टू डिसअपॉइंटेड। वो एक्टिंग नहीं कर रहा था कैमरा के सामने। जो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, वो बुमराह कर रहा है ना, ये सीजन पूरा एक्टिंग है, साफ साफ पता लगा कि एक्टिंग कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट कुछ है नहीं। ऐसा एक्टिंग करके यकीन ही नहीं हो रहा है मेरे जैसे बड़े प्लेयर कैसे इतना खराब बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे जैसे बड़े प्लेयर कैसे इतना खराब बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर तिलक आता है, मुझे फिर से पता है कि चाइनामैन को अच्छा नहीं खेलता। मैंने पहले भी मेंशन किया, जब MI का पहला मैच था CSK के अगेंस्ट, लेग स्पिन को एक्रॉस खेलने के पता नहीं गूगली समझ लिया था क्या, टॉप एज लग के आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ही बैट्समैन बचा रह गया, हार्दिक पांड्या। उस पर बात करते हैं, तेज बॉल पे 18 बनाए, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बनाए आपने 18 तेज बॉल पे, उस प्रॉब्लम नहीं। हार्दिक पांड्या को हार्ड लेंथ का बॉल, हार्ड बॉल खेलना बिल्कुल ही नहीं आता, जीरो।
1% खेलना नहीं आता। अगर मेरे पास वो लाइबिलिटी होता कि मैं हर बॉल जो हार्दिक को कल हार्ड बॉल डाला गया है उसका वीडियो क्लिप लगा सकता था, मैं लगा देता। कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। उस फेज में ओवरटर्न रामाकृष्ण घोष और अंशुल कंबोज ने हार्दिक को बॉल किया, सब ने अंधाधुन हार्ड लेंथ पे बॉल किया हार्दिक को। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है मुझे, हार्दिक का बॉटम एंड छूट जा रहा है, पावर जनरेट कर नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? रिस्ट में कुछ दर्द है, बैट ज्यादा हेवी है, या फिर मतलब आंखें खराब हो चुका है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुका है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन खराब हो चुका है, हाथ उतने स्पीड से आ नहीं रहा है। क्योंकि आप हार्ड लेंथ के बॉल को खेलना और जिस स्पीड से ओवरटर्न डालता है 149, अब क्या मतलब फ्रंट हैंड बहुत जल्दी आना चाहिए और बैक हैंड में पावर भी बहुत होना चाहिए, जो हार्दिक के पास है। हार्दिक के बॉटम हैंड में बहुत ज्यादा पावर है, वो ऐसे हेलीकॉप्टर मार के इतना दूर छक्का नहीं मारता था हार्दिक पांड्या। क्या हो गया सीजन हार्दिक को? मुझे बिल्कुल अगर पूरा सीजन उठाओगे, हार्ड लेंथ को बॉल हार्दिक से खेला जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है हार्दिक, सूर्या, इनको मतलब ब्रेक वेक लेके थाईलैंड वेलैंड जाना चाहिए, मसाज वसाज करवा के आना चाहिए। ऐसा लगता है कि बुरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बुढ़ा हो चुके हैं। अगर ये सेम चीज़ धोनी करता, मान भी सकते थे हम कि 40 साल का हो गया है, 42 का हो गया है, क्रिकेट खेलता नहीं है साल भर, 1 महीना प्रैक्टिस करके आता है, इतना आसान होता नहीं है। ये लोग देख लो ना, बड़े बड़े प्लेयर जो साल भर क्रिकेट खेलते हैं, उनसे बैटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो धोनी के तो लोग बहुत एक्सक्यूज है। ये सब प्लेयर क्यों नहीं कर पा रहे मेरे समझ से बाहर। हार्दिक को हार्ड लेंथ बॉल खेलना आता ही नहीं है, और ये इंडियन टीम के लिए भी कंसर्न है। जहां जहां हार्दिक जाएगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप, शायद T20 बोल रहा हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, एक्स्ट्रा बाउंस, राबाडा, मार्को यंसन, कॉर्बिन बॉश, और भी आएंगे बॉलर्स, बैट्समैन जो आएगा उस सीजन में, दूर है अभी भी। लेकिन हार्दिक को इंप्रूव करना चाहिए। जो हाल हार्दिक का हो गया हार्ड लेंथ पे, बहुत खराब है। पूरे सीजन, सिर्फ कल के मैच का नहीं, आपको और स्टेट्स बोलता हूँ। कल सीएसके के बॉलर्स ने 28 बॉल हार्ड लेंथ पे डाला है, 28 बॉल्स, जहां पे एमआई के बैट्समैन का रन रेट था 5.6। उस 28 बॉल्स में 14 या 15 बॉल्स हार्दिक पांड्या खुद खिलर कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत खराब साइन है मुंबई का। 159 मरमरा के बनाया रॉबिन मीन्स, अभी तक आईपीएल में कुछ नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत ही गलत ये था, मतलब बहुत हेवी गया है ये जो पूरा ऑक्शन रहा है, मेगा ऑक्शन हो, मिनी ऑक्शन हो, मुंबई के लिए सब कुछ खराब गया मुंबई का। कोई प्लेयर रेस्पॉन्सिबल लेने को तैयार ही नहीं है। 159 बहुत कम स्कोर था। अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना है? पावर प्ले में 2-3 विकेट लेना है। आप बुमराह आके शुरू में संजू सैमसन को 1 ही ओवर में ऑलमोस्ट 2 बार आउट कर दिया था, और आउट भी कर दिया। उसके बाद ट्रेंड बॉल आता है, जो ओवर था, कितना खराब ओवर था, स्लॉट पे और पैर पे, ऋतुराज गायकवाड़ के स्लॉट पे और पैर पे। पावर प्ले बहुत अच्छा गया, क्योंकि उर्विल पटेल ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने सारे फॉल शॉट भी वो खेला है। थोड़ा सा इधर उर्विल का काम करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है, लेकिन पावर प्ले बहुत अच्छा गया, 66 फॉर 2। कार्तिक शर्मा आता है, इधर थोड़ा बात करना पड़ेगा, वरना लोगों को लगेगा कि आई एम जेलस ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, मुझे पसंद नहीं है। लोगों को लगता है कि कभी कभी मैं इग्नोर करता हूँ जिसने अच्छा किया, मुझे पसंद नहीं करता हूँ इसलिए इग्नोर करता हूँ। तो ऐसा बात नहीं है, मैं मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, मतलब मैच के कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट वो इनिंग्स था उस पर बात करता हूँ। कार्तिक शर्मा पे पहले बात करते हैं। वो आया था एज एन इम्पैक्ट, और कार्तिक शर्मा को मैंने जितना देखा, जब वो अच्छा किया, जैसे कि सेंटर को भी 2 छक्का एक्स्ट्रा कवर के एरिया पे मारा था पहले मैच में वांगखड़े में, मैंने कहा था उस मैच के 2 बेस्ट शॉट वही था। एक संजू ने बुमराह को मारा था उल्टा सीधा शॉट, वो बेहतरीन था, और जो कार्तिक ने सेंटर को मारा था 2 एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का, वो आउटस्टैंडिंग शॉट था। कार्तिक को मैंने जितना भी देखा है ना, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेसर के अगेंस्ट लॉफ्टेड शॉट खेल ही नहीं पाता, ठीक है। तो और एक बैट्समैन जो मिडिल फेज में, जहां पे स्पिनर्स ऑपरेट करेगा, उधर बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर किसी दिन दुबे और कार्तिक शर्मा एक साथ क्रीज पे होगा, सीएसके फंस जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट अपने 2 बेस्ट पेसर को लेके आएगा इन दोनों के सामने, और दोनों पेसर के अगेंस्ट अच्छे बॉल पे लॉफ्टेड शॉट खेल नहीं पाता है। ये मेरा मेन मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि दुबे को देखो तो ऐसे भी स्पिनर चला जाता है, तो आप सीएसके मैनेजमेंट, सीएसके कैप्टन, आप चाहोगे कार्तिक शर्मा और दुबे एक साथ क्रीज पे कभी ना हो, आप फंस सकते हो। मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्तिक शर्मा ने इनिंग्स बहुत अच्छा खेला कल भी, पहला 50 है, बहुत कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा। उसमें 13 बॉल पे 23 उसने गजनफर को मारा है, और पेसर के अगेंस्ट लॉफ्टेड शॉट खेलने में उसको दिक्कत है। अपने पूरे आईपीएल में अभी तक जितना खेला उतना मुझे पता लग गया कि डेथ पे कार्तिक शर्मा अच्छा बैटिंग नहीं कर सकता। शुरू में आएगा, मिडिल पे आएगा तो अच्छा करेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इधर से इंप्रूव करे, ठीक है। इंप्रूवमेंट ही आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ वंस अगेन ऐसे चेसेस पे 160 180, वन ऑफ दोज बैट्समैन जो अपना टाइम लेके मोर ऑफन देन नॉट अच्छा खेलता है। मेरे लिए जो सबसे पॉजिटिव था कि नॉट आउट रह के गया है, इनसाइड आउट हमेशा स्पिन को अच्छा खेलता है। मुझे मेरा यही रहेगा, जिस दिन 230 240 की पिच पे ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे स्ट्राइक के साथ एक बड़ा नॉक खेलेगा,
तो मैं कहूँगा कि ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म पे आ चुका है, लेकिन 2 इनिंग्स में ठीक किया है, अच्छा किया है। उतना मैं हाई रेट नहीं कर रहा हूँ। एज अ कैप्टन नॉक अच्छा था, कल का नॉक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ भी जल्दी आउट होता तो शायद प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स है और दुबे का वो फॉर्म रहा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऋतुराज का परफॉर्मेंस अच्छा था। सीएसके की बॉलिंग पे ओवरटन हैज़ बीन ग्रेट थ्रू आउट दिस सीजन। नूर अच्छा करता है ऐसे टीम के अगेंस्ट, और अंशुल कंबोज तो है ही ब्रिलियंट। रामाकृष्ण घोष भी अच्छा था। रामाकृष्ण घोष के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एक तो हार्दिक को ऑफ कटर डाल के ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, जो संजू से बहुत दूर था। उसके बाद और एक ऑफ कटर में फंसाया, उसी ओवर में एक यॉर्कर में हार्दिक को डाला, तो वेरिएशंस बहुत अच्छे, अच्छा बॉलर वो बन सकता है, नो डाउट इन दैट। अच्छा किया है, पेस भी ठीक ठाक है, इससे बेटर पेस से भी बॉलिंग कर सकता है। लेकिन रामाकृष्ण घोष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल 3 ओवर डाल के वो पैर पकड़ के बाहर गया है। मेरे लिए वो कंसर्न है। सरफराज खान फील्डिंग करना है, तो एक अच्छा कैच भी सरफराज ने पकड़ा है। तो मतलब सीएसके की फिजियो को, तो मुझे लगता है फिजियो को भी बाहर कर देना चाहिए। इतने सारे प्लेयर्स एक ही सीजन में अगर इंजर्ड हो जाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि रामाकृष्ण घोष को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो पैर पकड़ के बाहर गया है, जो मेरे लिए कंसर्न था, ठीक है। और सीएसके के लिए इजी चेस था। मुंबई के लिए एक ही पॉजिटिव है कि बुमराह ने एटलीस्ट 1 विकेट तो लिया है, ठीक है। ब्रेक वेक में जाओ आप लोग, सब कोई हॉलीडे मनाओ, मैं तो कहता हूँ पूरा रिलैक्स रखो, आओ, मसाज वसाज लो, वरना हो नहीं रहा है आपसे कुछ भी, ठीक है। आपसे कोई डरता नहीं आज के दिन, कोई भी नहीं। इतना स्टार्स मतलब है इस टीम में, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है नहीं। आगे जाके हो सकता है इस सीजन में 25 के 25 प्लेयर जो स्क्वाड में सब खेल जाएंगे एमआई के लिए, फिर भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आज के मैचेस के बारे में बात करते। आज 2 मैच है, एक एसआरएच वर्सेस केकेआर हैदराबाद में दोपहर का मैच है। प्रफुल्ल हिंगे ने कल पूरा दिन रेड बॉल से बॉलिंग की नेट्स पे, रेड बॉल से बॉलिंग की प्रफुल्ल हिंगे ने। मतलब पावर प्ले बॉलिंग पिछले 2 मैच पे उसने अच्छा किया नहीं है, तो वो कोशिश कर रहा है कि पावर प्ले बॉलिंग को बेटर करे, तो इसलिए रेड बॉल से शायद वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा है, थोड़ा सा फॉर्म ढूंढ रहा है कि जिस तरीके से रेड बॉल हाथ में आएगा सीजन तरीके से मैं इमेजिन करके जाऊंगा ग्राउंड में कि मेरे हाथ में रेड बॉल ही है, और व्हाइट बॉल से वो सब करने की कोशिश करूंगा, विच इज़ गुड। आप अच्छा ट्राई कर रहे हो, बेटर है। दूसरा, नारिन बैटिंग पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है नेट पे, तो शायद नारिन ओपनिंग कर सकते हैं। पथिराना पिछले मैच पे भी अवेलेबल था, नहीं खेला है, इस मैच पे भी अवेलेबल है, खेलेगा कि नहीं मुझे देखना है, क्योंकि अगर पथिराना खेलेगा, ग्रीन, पावेल और नारिन को शायद बाहर नहीं करेंगे अभी के लिए, करना भी नहीं चाहिए। तो शायद पथिराना खेलने का मतलब है शेफर्ड और फिनल, दोनों में से कोई एक भी नहीं खेल सकता, ठीक है। तो देखते कि केकेआर क्या बैक टू बैक 2 मैच जीतने के बाद कुछ चेंजेस करता है कि नहीं। नारिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के दिन, क्योंकि मेरे हिसाब से पावर प्ले में 2 ओवर डालना चाहिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने, और आप एक ही तरह से जीत सकते हो कि आप टॉप ऑर्डर को खा जाओ, और नारिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एक वरुण चक्रवर्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वरुण के अगेंस्ट सबसे अच्छा बैट्समैन इस दुनिया का है हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन से ज़्यादा वरुण को किसी ने नहीं मारा इस दुनिया में अभी तक, ठीक है। जब उसका अच्छा फेस था वरुण का, तब भी हेनरिक क्लासन उसको मारता था। तो अगर वरुण को ऊपर से टॉप ऑर्डर में से अभिषेक हेड या ईशान किशन में से कोई एक मार दे पहले 1-2 ओवर में, फिर क्लासन मिडल पे आ जाए, तो वरुण पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो मुझे देखना है वरुण आज क्या करता है, ये वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। एक नारिन बॉलिंग से पावर प्ले में 2 ओवर हो सकता है, आज ओपनिंग भी करे और अच्छा स्टार्ट दे। एसआरएच के लिए बहुत ज़्यादा थिंग्स बहुत सेट हो चुका है अभी के लिए। एक हर्ष दुबे पिछले मैच में खेला था, और शायद हो सकता है आज भी थोड़ा एसआरएच इंक्लाइन रहे हर्ष दुबे को खिलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा राइटी बैट्समैन है केकेआर के मिडिल ऑर्डर पे। मेरा पर्सनल चॉइस शिवम कुमार रहेगा हमेशा, ठीक है। मुझे ज़्यादा वो बेटर लगता है, और उसको अगर ग्रूम करोगे वो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हर्ष दुबे भी बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं शिवम कुमार का जाना चाहूँगा। बाकी तो मुझे लगता है कि एसआरएच कोई चेंज करेगा, और केकेआर देखते हैं पथिराना को आज खिलाता है कि नहीं। वैभव वर्रा शुरू में अभिषेक शर्मा के साथ उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वैभव वर्रा अगर स्विंग मिलता है तो बेटर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सच में दिल से उम्मीद करता हूँ कि अजिंक्य रहाणे एटलीस्ट बैटिंग से आज अच्छा करे, एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ऐसे कुछ बॉलर्स है नहीं जो अजिंक्य रहाणे को ट्रबल कर सकते हैं आज के दिन। थोड़ा अगर हैदराबाद में अगर पिच फ्लैट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अजिंक्य रहाणे एक अच्छा नॉक खेल के जाए एटलीस्ट, ठीक है। देखते हैं इधर से केकेआर जितने भी मैचेस जीतेगा उतना टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। दूसरा एक मैच है जीटी वर्सेस पंजाब। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से और एक बार कह रहा हूँ, जीटी अभी तक इस सीजन में होम ग्राउंड का सबसे ज़्यादा एडवांटेज लिए। उनसे बेटर टीम होम ग्राउंड में कोई रहा ही नहीं। रिजल्ट कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होम ग्राउंड का सबसे अच्छा एडवांटेज, जिनको पिच समझ में आ रहा है, जिनको ओपोनेंट्स की वीकनेस समझ में आ रहा है, उस हिसाब से जीटी ने सबसे अच्छा काम किया है। जीटी की प्लेइंग 12 में मुझे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब की प्लेइंग 12 में चेंजेस मैं चाहता हूँ। एक तो शशांक इंजर्ड है, अभी भी फिट नहीं है, तो शायद बैटिंग पे कुछ चेंजेस ना हो, लेकिन मैं विजय कुमार वैशाख को इस मैच के लिए चाहता हूँ। जो मुझे सुनने को आया है कि जीटी ने ब्लैक सॉइल पिच चुन लिया, और जीटी हमेशा यही करते, कोई भी अच्छे बैटिंग यूनिट के अगेंस्ट ये लोग ब्लैक सॉइल पिच चुनता है, जहाँ पे 190 भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो मुझे विजय कुमार वैशाख इस ग्राउंड पे चाहिए। पता नहीं किसकी जगह को लाना है, लेकिन विजय कुमार वैशाख चाहिए ही चाहिए। दूसरा, प्रभ सिमरन प्रियांश के लिए थोड़ा सा एक एडवाइस रहेगा कि थोड़ा संभाल के खेले रबाडा और सिराज के अगेंस्ट पावर प्ले में। 3-3 ओवर इनको मिलता है,
थोड़ा संभाल के खेल लो। आज शायद आपको 6 ओवर पे 90, 6 ओवर पे 80, 6 ओवर 70 नहीं चाहिए, 6 ओवर पे 60 भी चलेगा, 6 ओवर पे 55 और 0 भी चलेगा। अगर आज प्रियांश और प्रभ पावर प्ले में विकेट नहीं देता है और 9 के रन रेट से भी रन बनाता है, बहुत अच्छा होगा। मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जीटी मानव सूत्र है जीटी के पास, और मानव जितना लंबा प्रियांश और प्रभ खेलेगा, अच्छा स्टार्ट देगा, उतना मानव सूत्र का इंपैक्ट नलीफाई कर देगा। क्योंकि थर्ड बैट्समैन है कुपर कनोली। शुभमन गिल एक ऐसा कैप्टन है जो अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, लेफ्टी बैट्समैन के सामने बॉलिंग देता ही नहीं है। तो प्रियांश का थोड़ा लंबा खेलना, एक अच्छा स्टार्ट देना और कॉनोली का फिर आना, उसका मतलब है मानव सूत्र के पॉइंट ऑफ एंट्री को बहुत लेट कर दोगे, जो आपको फायदा देगा। तो थोड़ा संभाल के खेलो, क्योंकि रबाडा आके वही करेगा जो जोफ्रा आर्चर प्रियांश के साथ करता है, बॉडी लाइन पे हार्ड बॉल। और रबाडा अच्छा कर भी रहा है इस सीजन, राइटी के लिए भी, लेफ्ट के लिए भी। सिराज कोशिश करेगा प्रियांश को वो शॉट खिलाने के लिए जिस बॉल पे जेकब बेथल को आउट किया, और मैंने कहा भी है सिराज वो शॉट प्रोड्यूस करवा लेता है लेफ्टी बैट्समैन से, राइटी बैट्समैन से भी, वो फील्डर रख के, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जीटी का तो मतलब गेम स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, 180 तक रोक लो, फिर 3 बैट्समैन के टॉप में से 2 थोड़ा टाइम लेके खेले और टीम को जीता दे, जीटी उसमें रहेगा। तो एक चाहल भी इंपॉर्टेंट बॉलर बन सकता है आज के दिन बटलर के अगेंस्ट, ठीक है, कि बटलर को कैसे फंसा सकता है। थोड़ा सा मैं वैशक चाहता हूँ, ज़रूर विजय कुमार वैशक होना चाहिए। आर्शदीप क्या करते हैं वो देखना है, वरना तो और कुछ चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विष्णु विनोद नेहल वडर की जगह होना चाहिए, लेकिन शायद अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सूर्यवंशी शेगड़े है इस टीम में, तो 2-2 आप यंगस्टर के साथ जाओगे नहीं। वरना ठीक है, जीटी भी एक अच्छा टीम, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको लेना आता है, एक अच्छा मैच होने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ पंजाब एक बेटर प्लेयर के साथ आए, और जो मैं कह रहा हूँ, पावर प्ले में विकेट मत दो अगर आपको जीतना है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।